नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कराने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चन यहां पर आपको कराऊंगा सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी अन्य प्रकार की जानकारी होगी जो परीक्षा में कई बार पूछी गई है, वे जानकारी आपको यहां पर बताकर चलूंगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा या राष्ट्रपति? यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? संसद का निर्माण 3 लोगों से मिलकर के होता है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संसद का निर्माण करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए बी डी यहाँ पर 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? बेगार, अनियमित, दिहाड़ी, असंगठित। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चुनाव करें। यहाँ पर आपको सही जवाब देना है। किसके बारे में? भारत सरकार के द्वारा किस प्रकार के श्रम को प्रतिबंधित यानी कि बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बेगार। बेगार, यहाँ पर केवल ए, ओनली ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अनियमित, अनियमित मजदूरी क्या होती है? इसमें कोई नियमित मजदूरी नहीं होती है, चाहे जब व्यक्ति को यहाँ पर मजदूरी मिल सकती है, यानी कि कोई नियमित नहीं होती है, रेगुलर नहीं होती है। दिहाड़ी, जो दिहाड़ी पर काम करते हैं। असंगठित, जो असंगठित वाले क्षेत्र में काम करते हैं, वे असंगठित कहलाते हैं। बेगार क्या है? बेगार का मतलब होता है किसी भी मजदूर से यानी कि किसी भी व्यक्ति से काम करवा लेना और उस काम के बदले में उसको धन ना देना, यही कहलाता है बेगार, जिसको सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसलिए राइट आंसर मैंने आपको बताया, ए यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनें। कथन ए, कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली। कारण, छोटे किसानों को बीज, खाद एवं कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जिससे कई बार किसान चुका नहीं पाते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों गलत हैं। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके दोनों दिए गए हैं और कारण भी यहाँ पर सही दिए गए हैं। इसलिए पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कर्ज में डूबकर कई किसान आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे मामले प्रतिवर्ष दर्ज किए जाते हैं, जिसका कारण क्या है? जो छोटे किसान होते हैं वो अपनी खाद को खरीदने के लिए, कीटनाशक को खरीदने के लिए, बीज को खरीदने के लिए साहूकार यानी कि व्यापारी वर्ग के लोगों से ये कर्जा ले लेते हैं और ये कर्ज को चुका नहीं पाते हैं, जिस कारण ये कई बार आत्महत्या कर लेते हैं। और जो बड़े किसान होते हैं ये बैंक से ज्यादातर ऋण को लेते हैं, वहीं जो छोटे किसान होते हैं ये किससे कर लेते हैं? साहूकार से कर लिया करते हैं। चुका नहीं पाने की स्थिति में ये लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए दोनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स? यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। जो राज्यपाल होता है ये राज्य में क्या करता है? ये राज्य में मुख्यमंत्री और उसके साथ अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करने का जो काम सौंपा गया है वो किसके पास है? इसकी जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी है राज्यपाल के पास यानी कि गवर्नर के पास। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, प्राचीन तमिलनाडु में की बस्तियों को उर कहते थे। इन द एंशिएंट तमिलनाडु द सेटलमेंट ऑफ वर कॉल्ड उर। उर क्या था? प्राचीन काल में तमिलनाडु में किस लोग की बस्ती को उर के नाम से जाना जाता था? व्यापारी लोगों की बस्तियों को, कुलीन या अभिजातों वर्गों की बस्तियों को, या खेतीहर या किसानों की बस्तियों को, या शिल्पकारों की बस्तियों को उर बोलते थे। तो यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा खेतीहरों या किसानों की जो बस्तियां हुआ करती थी, जो इनके सेटलमेंट हुआ करते थे, जहां पर ये लोग निवास करते थे, उसको उर बोलते थे। क्या बोलते थे? उर बोलते थे किसानों की बस्तियों को एंशिएंट तमिलनाडु में, यानी कि प्राचीन तमिलनाडु में। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं सीनेटर, प्रतिनिधि, अधिशासी कार्यपालक या पार्षद। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा पार्षद। काउंसलर, काउंसलर कहते हैं जो नगर निगम में चुने हुए सदस्य होते हैं उनको काउंसलर यानी कि पार्षद के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं जहां के कर्मचारी नियमित होते हैं, जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है, जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हुई है, जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती हैं। तो आपसे यहाँ पर पूछा क्या है? आपसे पूछा एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं। पक्की दुकान का मतलब क्या होता है? पक्की दुकान का मतलब होता है जहाँ के कर्मचारी नियमित होने चाहिए, रेगुलर होने चाहिए, जिनके पास शहर पंचायत या नगर निगम का लाइसेंस होता है, वे आपकी पक्की दुकानें कहलाती हैं। ठीक है ना? जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हो, इसमें कोई वर्ष की लिमिट नहीं है, चाहे कब भी खुली हो, उससे कुछ यहाँ पर लेना देना नहीं होता है ना? पक्की दुकान तो पक्की दुकान, चाहे 1 साल पहले खुली हो, चाहे 6 महीने पहले खुली हो, टाइम से इसका मतलब नहीं होता है। तो सी वाला यहाँ पर गलत होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर गलत वाला काटना है, जिन जिन में सी लगा होगा। बचेगा आपका सेकेंड ऑप्शन ए और बी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। यहाँ पर डी गलत है, जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती हैं। जो पक्की दुकानें होती हैं ये आपके ग्रामीण क्षेत्र में भी होती हैं और आपके शहरों में भी होती हैं। ठीक है ना? बाजारों में भी होती हैं, सभी जगहों पर होती हैं, इसलिए डी वाला भी यहाँ पर गलत हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मैंने आपको बताया ए एंड वी। ए एंड वी इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि एक बात आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, है ना? आपकी परीक्षा के पहले जितने भी PYQ पेपर हैं, सभी पेपर को डेली यानी कि प्रतिदिन एक क्लास सभी क्वेश्चन की ले लिया करूं या ना ले लिया करूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। सभी स्टूडेंट देंगे जितने भी इस वीडियो को देखेंगे, 5000 या 6000 10,000 जितने भी देंगे, सभी को कमेंट करना यहाँ पर आवश्यक है। आप लोग बताओगे तभी तो आगे की वीडियो में यहाँ पर ला पाऊंगा, है ना? तो 10,000 कमेंट तो इस वीडियो में आने ही चाहिए। ठीक है ना? यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा है सीढ़ी नुमा खेती। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए सीढ़ी वाली जो खेती होती है ये होती कहाँ पर है। सीढ़ी नुमा खेती होती है पर्वतीय वाले भाग में, है ना? जो ढलान वाले क्षेत्र होते हैं यानी कि जो पर्वत वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर आपकी सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। पहली बात, सीढ़ी नुमा खेती उत्तराखंड में देखने को अधिक से अधिक मिलती है, क्योंकि वो क्षेत्र आपके पहाड़िया वाला क्षेत्र यानी कि पहाड़ों वाला क्षेत्र है। सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि फसल को कीटों से बचाया जा सके। क्या ऊपर उठाने से कीड़े नहीं लगेंगे? ऐसा नहीं, ये तो गलत है। पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, ये सही है। खाद बहना जाए, ये भी गलत है। फसलों के बीच अंतर रखा जा सके, ये भी गलत है। तो राइट आंसर मैंने आपको बताया पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, इसलिए टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है जमीन के, है ना? तो यहाँ पर सेकेंड वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया किस खनिज के अग्रणी उत्पादक हैं? चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, यानी कि खनिज उत्पादन में अग्रणी देश हैं। जैसे चीन हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। कौन से खनिज में आगे हैं? सीसा में है, टिन में है, निकल में है, जस्ते में है। तो राइट आंसर होगा टिन। टिन में है ये आगे, टिन में है आगे चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। सतत विकास का अर्थ है सतत विकास। सतत विकास क्या होता है? मुख्यतः नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का सीमित उपयोग, अपनी संतानों एवं संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव, सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना, भविष्य के लिए बचाना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 4 वाला सतत विकास, या कहीं कहीं पर आपको सतत
लिख देता हूं सुविधा के लिए, सतत पोषणीय सतत पोषणीय विकास आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब होता है कि हम लोगों को संसाधनों को बचा करके रखना है, कम से कम उन संसाधनों का प्रयोग करें, इसलिए जो आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां हैं वो भी इन संसाधनों का उपयोग कर सके, यानी कि बहुत कम से कम मात्रा में संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, जिस कारण आने वाली पीढ़ी भी इन संसाधनों का उपयोग का लाभ उठा सके। इसलिए इसको सतत पोषणीय विकास के नाम से जाना गया है। तो उसी के हिसाब से 4 वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करते हुए आवश्यकता अनुसार उपयोग करना, भविष्य के लिए बचाना। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? द प्लेस वेयर ए रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं, या लेविस बोलते हैं, ओक्स वो लेक बोलते हैं, या रिवर्स माउथ बोलते हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर होगा नदी मुहाना। रिवर्स माउथ बोलते हैं जहाँ पर कोई भी नदी हो वो अन्य जलराशि में मिलती है तो उसको रिवर्स माउथ यानी कि नदी मुहाना के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर आपको बताना चाहूँ एक बात नदी के बारे में, चलिए आपको बता ही देता हूँ, जो एग्जाम में पूछी ही जाती है। नदी रिवर्स के बारे में यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, जो नदी होती है ना, ध्यानपूर्वक आप सभी लोग इसको सुनेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। आप पिछले पेपर उठा करके देखोगे या मैं आपको आगे के क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको यहाँ पर पता चलेगा। नदी से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपको बताना चाहूँ, नदी जो सबसे पहले आती है वो पर्वत, ठीक है ना, ये रहा पर्वत, फिर आता है मैदान, इस प्रकार का। जो ये पर्वत है, पर्वत से नदी आती है तो ये नीचे गिरती है धरातल की ओर, है ना। तो जब यहाँ पर झरना बन जाता, पर्वत से नीचे गिरती तब झरना बन जाते हैं, इसको बोलते हैं वाटरफॉल, जलप्रपात बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जलप्रपात इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले नदी क्या बनाती है? जलप्रपात का निर्माण करती है। पर्वत से आकर के नीचे गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण करती है। उसके बाद नदियां आती हैं मैदान में, मैदान में ये विसर्प आकृति का निर्माण करती हैं। विसर्प इस प्रकार की नदियां मैदानी क्षेत्र में बहने लगती हैं, सांप जैसी रेंगनी लगती हैं, तो वही आपकी विसर्प आकृति कहलाती है। और ये लास्ट में डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। लास्ट में किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का, है ना। डेल्टा यानी कि नदी, यानी कि समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं कई नदियां, ये आपको पता होना चाहिए। और बीच बीच में ये चाप, झीलें, तटबंध का भी निर्माण करती हैं, बाढ़ वाले मैदान का भी निर्माण करती हैं। तो राइट आंसर आपको बता ही दिया होगा मैंने, नदी मुहाना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, पवन के निक्षेपण को कहा जाता है? लोयस, छत्रक सैल, हिमोड़ या स्टैक? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा निक्षेपण, आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर लोयस, ठीक है। लोयस यहाँ पर याद रखना, लोयस को सभी लोग याद रखेंगे। लोयस क्या है? लोयस है दोस्तों निक्षेपण। क्या है? निक्षेपण है। निक्षेपण है, क्या है? डिपोजिशनल है। डिपोजिशनल निक्षेपण को बोलते हैं। लोयस किसका निक्षेपण है? पवन का निक्षेपण है। छत्रक सैल क्या है? ये अपर्दन है। अपर्दन यहाँ पर लिखना चाहूंगा, अपर्दन। ये इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। पवन का निक्षेपण क्या है? लोयस है। और पवन का अपर्दन क्या? छत्रक सैल है। हिमोड़ किसका निक्षेपण है? हिमोड़ है हिमनद का निक्षेपण। हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ बोलते हैं। हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ बोलते हैं। स्टैक क्या है? स्टैक जो है ये, यहाँ पर इसको रुको थोड़ा, यहाँ पर इसको हटाता हूँ। यहाँ पर अब आपको बताता हूँ जो स्टैक है। क्या है स्टैक? ये समुद्र के द्वारा बनाई गई एक निक्षेपण आकृति कह लो, जो दीवार जैसी संरचना होती है, समुद्र में ही बनती है। समुद्री गुफाओं का निर्माण भी समुद्र में ही होता है। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। राइट आंसर भी मैंने आपको बताया, लोयस यहाँ पर हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, लोयस के जो निक्षेपण हैं, जो निक्षेप है ना बड़े बड़े, ये चीन में अधिक देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है ना। चीन में सभी अधिक से अधिक निक्षेपण पाए जाते हैं, निक्षेपण मैदान पाए जाते हैं लोयस के। लोयस जो आपकी ये पाई जाती है ज़्यादातर आपके रेगिस्तान इलाकों में सक्रिय होती है। रेगिस्तान, क्योंकि जो पवन बहती है या बालू का डिब्बा या छत्रक सैल का निर्माण करती है तो रेगिस्तान वाले इलाकों में ही करती है। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कथनों ए एवं आर के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। महासागर का जल लवणीय या खारा होता है। महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं।
यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है, दोनों सही है परंतु व्याख्या सही नहीं है। ए सही है, आर गलत, दोनों गलत। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। महासागर का जो जल होता है, यानी कि जो समुद्र होता है, सी होता है, ओशिन होता है ना, इसका जो जल होता है ये खारा होता है, लवणीय होता है। कैसा? खारा होता है, बिल्कुल खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता है। कारण इसका है खारा होने का, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में लवण घुले होते हैं। लवण का मतलब नमक कह लो आप लोग, ठीक है ना, लवण घुला रहता है। एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहूँ मृत सागर के बारे में। जी हाँ, मृत सागर से भी 2-3 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। मृत सागर, इसमें क्या है, इसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक है। मृत सागर में ना नमक की मात्रा बहुत है, इसलिए यहाँ पर तैरने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, तैराक, पनडुब्बी, वो यहाँ पर मृत सागर में भी तैर सकते हैं, क्योंकि नमक की मात्रा समुद्र को सघन बना देती है। मृत सागर है इजराइल में। कहाँ पर? इजराइल में है ये मृत सागर, इजराइल में है ना, इजराइल में है मृत सागर। ये भी आपको पता होना चाहिए, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। दोनों यहाँ पर आपके सही आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है, महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिना, सिलिका, निकिल। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। ये क्वेश्चन कैसा है? ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट। कैसा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, क्या बताऊँगा? पर्पटी के मुख्य खनिज के बारे में। इसको समझने से पहले आपको 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। जो हमारी पृथ्वी होती, पृथ्वी की जो आंतरिक परतें बताई गई हैं NSCERT के अनुसार आपको बताऊंगा। 3 बताई गई हैं। पहली ऊपरी जो परत होती है उसको पर्पटी बोलते हैं, दूसरी को बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? दूसरी को मेंटल बोलते हैं, तीसरी को बोलते हैं क्रोड, ठीक है ना, क्रोड बोलते हैं। मेंटल को सियाल भी बोलते हैं, SI+AL, ठीक है ना, यानी कि सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर के बनी होती है। मेंटल सीमा से मिलकर बनी होती है, Si+IMA। सिलिका एंड मैग्नीशियम से बनी होती है। क्रोड को बोलते हैं निफे, Ni+IFE, ठीक है ना। निकिल और फेरस, कलर यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ सुविधा के लिए। तो यहाँ पर पर्पटी जो ऊपरी परत होती है, आपसे पर्पटी ही यहाँ पर पूछा है, तो सिलिका एंड एल्यूमिना। SI का मतलब होगा सिलिका, AL का मतलब होगा एल्यूमिना। सिलिका सी में है और एल्यूमिना बी में है, तो बी और सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सेकंड वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। और मेटल जो दूसरी परत होती है, इसमें सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम पाया जाता है। क्रोड को निफे बोलते हैं, Ni का मतलब होगा निकिल, Fe का मतलब होगा फेरस। तो निकिल और फेरस किसमें पाया जाता है? क्रोड में पाया जाता है। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही वाला आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है। सीधी तो नहीं है दोस्तों, सीधी तो नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कुछ ऐसे ऐसे गुजरती है, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से होकर के गुजरती है। तो पहली बात यहाँ पर कैसी हुई? पहली बात यहाँ पर तो गलत हुई। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर के गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय व स्थलीय दोनों भाग से होकर गुजरती है, स्थल से तो बिल्कुल भी नहीं गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 0 देशांतर का अनुसरण करती है, नहीं 0 का नहीं करती है, ये तो 180 देशांतर का अनुसरण करती है। तो राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ये जो रेखा है ये केवल जल वाले भाग से होकर के गुजरती है। जितने भी महाद्वीप हैं आपके, है ना, महाद्वीप हैं, इनको छोड़ते हुए मात्र समुद्र वाले रास्ते से इस प्रकार से होकर के गुजरती है, ठीक। तो राइट आंसर आपका सेकंड वाला यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ। यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी पैसिव आंदोलन था। इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपको नहीं वाला बताना है, यानी कि गलत वाला बताना है। तो यहाँ पर 1857 की बात कही गई है। मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ था, ठीक है ना। मेरठ से ही इसका विद्रोह माना जाता है। 11 मई मेरठ से 1857 का विद्रोह का शुरुआत माना जाता है। तो ये भारी विद्रोह शुरू हुआ था मई में ही, ये तो करेक्ट है आपका। इसमें सिपाहियों और जनसाधारण लोग थे, उन्होंने भी बड़ी संख्या में भाग लिया था, ये भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड वाला गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? यहाँ पर लिखा है यह उपनिवेश के बाद विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी के कारण गलत है। प्रतिरोधी था, ना कि अप्रतिरोधी था।
ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर सेकेंड वाला आपका गलत है, इसलिए राइट आंसर गलत वाला आपसे पूछा है, नहीं वाला, तो सेकेंड वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया? किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, वीर सावरकर ने, मौलाना आज़ाद ने। तो मौलाना आज़ाद ने जिन्ना का जो दो राष्ट्र सिद्धांत था, है ना, टू नेशन थ्योरी जो थी, टू नेशन थ्योरी का विरोध मौलाना आज़ाद ने किया था। राइट आंसर आपका मौलाना आज़ाद यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है, क्या होगा यहाँ पर। कथन ए, ईबी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया। क्या ये दोनों बातें यहाँ पर सही हैं या गलत हैं? ए सही है या आर सही है? कौन गलत है कौन सही है, चलिए आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपकी दोनों ही बातें कैसी हो जाएंगी? बिल्कुल सही हो जाएंगी और सही व्याख्या भी करती हैं, इसलिए पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है ईबी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी बोला जाता है ना, इनको पेरियार के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। स्वाभिमान आंदोलन यानी कि आत्मसम्मान, सम्मान वाला आंदोलन जिसको कहते हैं। इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन को इसलिए शुरू किया था क्योंकि समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ ये लड़ सकें, ठीक है ना, इसलिए दोनों यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। एक आपको इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर बताऊं पेरियार के बारे में, पेरियार के बारे में आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ, आप परेशान मत हो। तो पेरियार, पहले इनके बारे में कुछ फैक्ट वाली चीज़ बताता हूँ, फिर आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ। इन्होंने भगवत गीता, मनुस्मृति, रामायण जैसे भगवत गीता ग्रंथों के ये कट्टर आलोचक थे। जाति प्रथा के ये विरोध में थे। ब्राह्मणवादी परंपरा का इन्होंने घोर विरोध किया था, पहली बात। अब आते हैं मज़ेदार बात पर। एक बार ना ये पेरियार गए हुए थे दावत में। कहाँ पर गए हुए थे? दावत में गए हुए थे, ठीक है ना, पेरियार गए हुए थे दावत में, है ना, भोजन में। तो इन्होंने देखा जो निचली जाति के लोग थे, निचली जाति के लोग थे, उनको ना ज़मीन पे बिठा दिया गया, ज़मीन पे बिठा दिया गया, और ऊंची जाति के लोगों को कुर्सी वगैरह पे बैठा दिया गया। तो इन्होंने सोचा कि इनको भी ज़मीन पे बैठा दिया गया था, तो इनको धक्का लगा, अंदर से सम्मान वाला धक्का लगा, इसलिए इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन को शुरू किया था। किस किस को यहाँ पर पहले से पता था? कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ए एवं बी को पढ़ें और सही विकल्प चुनें, ठीक है ना। तो यहाँ पर 19वीं सदी एक बहुत महत्वपूर्ण, इतिहास में इसको सामाजिक परिवर्तन के साथ जोड़कर देखा जाता है, यानी कि परिवर्तन वाला ये वर्ष माना जाता है। इस दौरान बहुत से परिवर्तन देखने को मिले, यहाँ पर आपको बताऊंगा। 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुहावरे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता। बिल्कुल करेक्ट, ये लाइन जो है ना, बिल्कुल NCERT से डायरेक्ट उठा करके एग्जाम में पूछी गई थी, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों उस दौरान जो बदलाव देखने को मिल रहे थे, उनमें मुख्य कारण था किताबें आ चुकी थी, नई नई तकनीकें आ चुकी थी, अखबार भी प्रचलन में आ गए थे, पत्रिकाएं भी आ चुकी थी, पर्चे भी छपने लगे थे। इन सभी चीज़ों का यहाँ पर विकास तीव्र गति से हो रहा था। तो दोनों बातें यहाँ पर आपकी सही हो जाएंगी, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। दोनों ए एवं बी सही है, बी ए की सही व्याख्या भी यहाँ पर करता है। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है? मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो महाराष्ट्र के संत के बारे में भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपको बताऊंगा। 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। यहाँ पर आपके दोनों ही कैसे दिए गए? बिल्कुल सही दिए गए हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारे संतों का प्रादुर्भाव हुआ था। उन्होंने कर्म कांड का विरोध किया। किसका? कर्म कांडों का विरोध किया। जन्म आधारित सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया था, है ना, ब्राह्मणवादी परंपरा का विरोध किया था। और इन्होंने इस विचार को भी ठुकरा दिया कि सन्यासी बनने की कोई जरूरत नहीं है,
ठीक है ना। इस विचार को भी इन्होंने ठुकरा दिया था, यानी कि इसको भी इन्होंने क्या किया था, इसका भी विरोध किया था। सन्यासी बनने वाला भी घर घर छोड़कर सन्यासी बनने का भी विरोध किया था। तो यहाँ पर दोनों बातें आपकी सही दी गई हैं, तो इसलिए दोनों यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? स्तोत्रम, भजनम, प्रबंधम या अभंग? राइट आंसर हो जाएगा अभंग। महाराष्ट्र में ना जो मराठी गीत होते हैं उनको अभंग के नाम से जाना जाता है, अभंग के नाम से जाना जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, उत्तराधिकार की सदायात प्रथा क्या है? तो उत्तराधिकार की सदायात प्रथा भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। कोपरसेंसी इनहेरिटेंस मीन्स आपको बताना है उत्तराधिकार की सदायात प्रथा। ये दरअसल जो प्रथा थी ये आपके दिल्ली सल्तनत कह लो या मुगल काल में चलाई जाने वाली प्रथा थी सदायात। इसमें क्या होता था, जो सम्राट या सुल्तान के जितने भी पुत्र होंगे सभी पुत्र का यहाँ पर हिस्सा बराबर कर दिया जाएगा, सभी पुत्र को यहाँ पर हक मिलने वाला था। वही थी एक सदायात प्रथा। पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, सभी पुत्रों व पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन, सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस अमोंग ऑल ऑफ सन्स, सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन ही आपका सदायात प्रथा कहलाती थी। तो वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक है। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।